प्रोस्टिट्यूट्स, इन पे बात करना भाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने नाश पीट रखा है। इन 99% बेईमान लोगों की वजह से पूरी पॉडकास्ट बिरादरी को गालियां सुननी पड़ रही हैं। इनको इन डेप्थ एक्सपोज करना ही पड़ेगा और आखिरी में सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे कि इनका इलाज क्या है। तो शुरू करते हैं। राम राम दोस्तों, पॉडकास्टर्स के खिलाफ आजकल काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है। मैं काफ़ी समय से मोनोलॉग शुरू करना चाहता था एक नए चैनल पे, तो सोचा क्यों ना देश और दुनिया जहाँ की प्रॉब्लम्स पे बात करने से पहले अपने ही प्रोफेशन में जो गलत हो रहा है उसी टॉपिक से इस काम का श्री गणेश किया जाए। पॉडकास्टर्स के खिलाफ एक्चुअली लोगों में दर्द के मेनली दो विषय हैं। एक विचित्र और क्रिंज सवालों की भरमार और दूसरा है अजीब से गेस्ट जो बकैती की उल्टी करते हैं। लेकिन पॉडकास्टर्स के बुद्धि विवेक चेतना के स्तर के गिरने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट और चिंता का विषय है पॉडकास्टर्स के इंटीग्रिटी का उससे भी नीचे गिरना, पॉडकास्टर्स का प्रोस्टिट्यूट में बदलना। प्रोस्टिट्यूट वर्ड मैंने कॉइन किया था जुलाई में, जब मैंने इस फेनोमेना पे पहली बार ट्वीट की थी। पूरी पॉडकास्ट बिरादरी में कोई नहीं बोल रहा था। अब तो बधेरे कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो बना दिए पॉडकास्टर्स के खिलाफ, लेकिन अभी भी पॉडकास्टर्स के असली करप्शन को कोई कॉल आउट नहीं कर रहा है। प्रोस्टिट्यूट पे आएंगे, पर यहाँ तक की जो यात्रा है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्रोस्टिट्यूट नाम तो आपने सुना होगा, राइट? अगर आप जेनजी नहीं हो तो आपको अच्छी तरह से याद होगा कि ये टर्म कितनी वायरल हुई थी 2012-13-14 के आसपास। प्रोस्टिट्यूट मतलब केवल एक शब्द नहीं था, एक सेल्फ एक्सप्लेनिंग इमोशन था जो उस समय भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया के करप्शन और सरकार की दलाली को परफेक्टली कैप्चर करता था। आजकल कई लोग उसी को गोदी मीडिया बोलने लगे हैं। एनीवेज, ये मोनोलॉग ओल्ड मीडिया पे नहीं है बल्कि न्यू मीडिया पे है। प्रोस्टिट्यूट से प्रोस्टिट्यूट की जो ये जर्नी है उस पे है। ये न्यू मीडिया जिसको लोगों ने देखना ही इसलिए शुरू किया था कि लोग उस ओल्ड मीडिया के करप्शन से तंग आ चुके थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, एक अलग तरीके के कंटेंट के लिए भूखे थे। चलो, यूट्यूब आया, जियो रेवोल्यूशन हुआ और हमने लाइक ऑल गुड थिंग्स कॉपीड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ पॉडकास्ट फ्रॉम अमेरिका। मस्त कॉन्सेप्ट था और एंडलेस पॉसिबिलिटीज थी। मतलब देश में कितने साइंटिस्ट, आर्मी पर्सनल, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, एकेडमिशियंस, राइटर्स हैं, कितने ग्रेट अचीवर्स हैं, कितने इंस्पिरेशनल यंग लोग हैं और कितने आम आदमी हैं जो देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, जिनको कभी टीवी पे किसी न्यूज़ चैनल ने या मैगजीन ने या न्यूज़पेपर ने कभी स्पेस नहीं दिया। बट थैंक्स टू दिस न्यू मीडियम हम ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म दे सकते थे और उनकी लाइफ स्टोरी, अचीवमेंट, स्ट्रगल्स, लेसन्स, एक्सपर्टीज मासेस तक पहुंचा सकते थे। एटलीस्ट मेरा तो ये एम था भाई। अब आप चाहे जैसे मोदी सरकार के कितने भी क्रिटिक हों या प्रशंसक हों, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि उन्होंने पद्मश्री देने में एक रेवोल्यूशन किया है। देश के असली हीरोज का रिकॉग्निशन किया और उनको ऑनर भी किया। वही रेवोल्यूशन मीडिया स्पेस में लाने का पोटेंशियल पॉडकास्ट में था। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, यही तो है पॉडकास्ट की यूटिलिटी एंड यूएसपी। अगर ये नहीं है और आपके पास बाकी सब कुछ है तो उसका कोई मतलब नहीं है भाई। आपके पास अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आपका चैनल करोड़ों लोगों तक पहुंचने की क्षमता रखता है, अगर आपके पास बड़े सेलिब्रिटी गेस्ट्स हैं, बॉलीवुड के, क्रिकेट के, पॉलिटिक्स के, तो यार ये सब तो न्यूज़पेपर और टीवी वाले भी कर ही रहे थे ना। आपका यूएसपी था ऑथेंटिसिटी, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, और सबसे पहले वही बेचना शुरू कर दिया। इसी यूएसपी को गिरवी रख के अपना धंधा खड़ा करने लग गए और बन गए प्रोस्टिट्यूट। क्या करप्शन है एग्जैक्टली यहाँ पे? तो भाई पेड पॉडकास्ट का स्कैम है। मान लो किसी पॉडकास्टर के पास 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर है, वो उसके पास जाता है और कहता है भाई ये ले 20 लाख 30 लाख रुपए और मुझे अपना गेस्ट बना ले अपने पॉडकास्ट में। वो 30 लाख क्यों दे रहा है? पागल तो थोड़ी है। उसको पता है 30 लाख दूंगा तो 60 लाख का धंधा बनाऊंगा, और लोगों ने बनाया है। लाखों का नहीं, करोड़ों का भी धंधा बनाया है। ये एक एग्जाम्पल है। आईवीएफ के डॉक्टर 20 लाख दिए प्रोस्टिट्यूट को, उसने बुला लिया और उसको उस पॉडकास्ट के थ्रू 5 क्लाइंट भी मिल गए। उसकी तो कॉस्ट रिकवर हो गई भाई। किसी को लैपटॉप बेचना है, वो आ गया। कोई राज्यसभा का एमपी जिसने अपनी राज्यसभा की सीट ही खरीदी हुई है, वो आ गया अपनी इमेज चमकाने।
कोई कायरोप्रैक्टर, डेंटिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, इवन स्टार्टअप के फाउंडर्स, वो तो वीसी और इन्वेस्टर्स का पैसा दे के अपने प्रमोशन करवा रहे हैं। विन विन है उनके लिए भी और पॉडकास्टर के लिए भी, बट लूजर तो ऑडियंस है जिसका काटा जा रहा है। यार सोचो, मतलब जिसका भी बढ़िया धंधा चल रहा है वो क्यों पैसे देगा? पहली बात तो टाइम ही नहीं होता ऐसे लोगों के पास जो बहुत बिजी हैं। मोर इम्पोर्टेंटली, जो भी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट है, दे विल हैव टू मच प्राइड इन देयर वर्क एंड इंटीग्रिटी टू नॉट डू ऑल ऑफ दिस। इसका मतलब ये नहीं है कि आईवीएफ डॉक्टर या राज्यसभा एमपी या डेंटिस्ट वगैरह को नहीं बुलाना चाहिए पॉडकास्ट पे, बुलाना चाहिए, लेकिन जो आपको बढ़िया लगे, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको बुलाओ ना यार। ये क्या अपने आप को बेचने का धंधा शुरू कर रखा है? कोई प्राइड नहीं है क्या अपने काम में? इतना सस्ता ब्रांड बना रहे हो कि कोई भी तुम्हारे मुंह पे पैसे दे के मारता है और तुम उसको प्लेटफॉर्म दे देते हो। और एक मैं पॉडस्टिट्यूट को सुन रहा था जो 20-30 लाख रुपए चार्ज करता है एक पॉडकास्ट के। वो बोल रहा है कि भाई आई कांट टॉलरेट कि कोई कल को मुझे बोले कि तू बिक गया है, आई कांट लिव विद माई सेल्फ। अबे कितना नाटक करते हो यार तुम लोग। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 2 मिनट के लिए एथिक्स को साइड में रखते हैं। कोई मुझे ये बताए कि ये लीगल कैसे है? तुम ऐड चला रहे हो अपने प्लेटफॉर्म पे और डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो कि ये ऑडियंस को कि ये पेड पॉडकास्ट है। ये पेड एडवर्टाइजमेंट है। हर इन्फ्लुएंसर को बाय लॉ डिस्क्लोज करना पड़ता है कि वो स्पॉन्सर्ड एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, वरना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 21 आई थिंक, उसके तहत आपको 50 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल भी हो सकती है इन केस ऑफ रिपीट ऑफेंडर्स। और रिपीट ऑफेंडर्स तो आप हो ही, हर हफ्ते करते हो ये सब काम। 30-35 लाख रुपए रेट चल रहा है भाई इनके टॉप के लोगों का, ठीक है। जीएसटी अलग से है। महीने में कम से कम 3-4 पेड पॉडकास्ट करते हैं, आराम से 1 करोड़ से ज़्यादा का पैसा बना रहे हैं। उस 1 करोड़ से अच्छा टैलेंट हायर करते हैं, एडिटर्स, रिसर्चर्स, पीआर मैनेजर्स, जो इनके ब्रांड को और बड़ा बनाते हैं। ब्रांड बड़ा होता है तो पेड पॉडकास्ट का इनका रेट भी बढ़ता है। फिर ये लोग और बड़ी टीम हायर करते हैं एंड ये ऐसे धंधा बड़ा होता जाता है। ये पूरा गेम है। इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है कि जिस अमेरिका से हमने ये पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट कॉपी किया, वहाँ पे ये कोई नहीं करता है। मतलब उनके दिमाग में भी नहीं आया होगा, पर हमने यहाँ पे इसको एक बिजनेस मॉडल बना लिया है। हर चीज़ पता नहीं यहाँ पे आके करप्ट क्यों हो जाती है भाई। मतलब ये सवाल का जवाब तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने कमेंट्स में बताओ कि इसका क्या सोशियो एनालिसिस है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि स्टैंड अप कॉमेडियंस ने भी ये धंधा शुरू कर दिया है। क्राउड वर्क के नाम पे ये लोग अब पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। हेलो सर, हाउ आर यू, क्या करते हैं आप? अच्छा, आप फलाना डॉक्टर हैं? हाँ, आपका नाम कहीं तो देखा है, कहीं तो सुना है। ठूठ, हाँ, 1-2 जोक मार दिए अच्छे से, 30-40 सेकंड का, 1 मिनट का ऐड काट दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, पैसे जीम गए। जनता में से कोई सोचेगा अरे वाह, ये तो स्पॉन्टेनियस है, मुझे भी शायद इस डॉक्टर के पास जाना चाहिए या ये ब्रांड खरीदना चाहिए। डन, कोस्ट रिकवर्ड, विन विन। लूजर तो ऑडियंस है। मतलब इंडिया के अलावा कहीं नहीं मिलेगा ये चिंदी करप्शन। बैक टू पॉडस्टिट्यूट्स। दुख की बात पता है क्या है? जितने भी ये पॉडस्टिट्यूट्स हैं टॉप के इंडिया में, अभी सब जनरेशनल वेल्थ वाले बंदे हैं। उनको ये सब अनएथिकल काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट आउट ऑफ नेसेसिटी, नॉट दैट नेसेसिटी कैन बी एन एक्सक्यूज फॉर बीइंग अ फ्रॉड। बहुत अच्छे घरों से आते हो यार, क्यों फैमिली का नाम खराब कर रहे हो ये सब काम करके? I mean, how many kinds of disgusting you have to be to defraud the very people who have actually given you the distribution on the basis of which you are defrauding them. Imagine if you could put it to some patriotic fucking use. Anyway, वो करो या ना करो, पर यार ये पेड पॉडकास्ट का धंधा तुम लोगों को बंद करना ही पड़ेगा। और इनकी टीम वालों में से ही कोई विसल ब्लोअर को ये सब निकाल के इन लोगों को नंगा करना शुरू कर देना चाहिए। आई एम श्योर कि 1-2 लोग तो होंगे जिनका जमीर जागेगा। याद रखो कि ये इलीगल है और सरकार जिस दिन सीरियस हो गई कभी भी बैंड बज सकती है। सुधर जाओ अभी। अब मैंने आपको बता दिया कि पॉडस्टिट्यूशन वाली जो कैटेगरी है वो क्या है। उसके अपोजिट है ऑनेस्ट पॉडकास्टिंग। अनफॉर्चुनेटली ये जो दूसरी कैटेगरी है ना, इसमें ऑपरेट करने वाले लोग इतने कम हैं कि एक हाथ पे नहीं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। मैं वाद पे 290 एपिसोड कर चुका हूँ। आज तक 1 पैसा भी नहीं लिया किसी से पॉडकास्ट करने का।
कितने लोग हैं इस धंधे में जो ये क्लेम कर सकते हैं? इतने ईमेल आते हैं कि आराम से हफ्ते में एक पेड पॉडकास्ट मैं भी निकाल सकता हूँ। 2-3 लाख रुपए रेट चल रहा है बात का, व्यूज़ और सब्सक्राइबर के हिसाब से मार्केट में भाई। कंजर्वेटिव साइड में बात करूँ तो 8 लाख महीना और 1 करोड़ साल का। मुझे 1 करोड़ बुरा नहीं लगता है, किसी को भी बुरा नहीं लगता है। अगर आज वाद 2-3 गुना भी बढ़ जाए तब शायद जाकर कहीं इतना पैसा ऑर्गेनिक रेवेन्यू से आएगा जो आज अपना ज़मीर बेच के फ्रॉड करके आराम से कमाया जा सकता है। पर नहीं होता यार ये सब, क्योंकि ये सिर्फ मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये उन लोगों का है जो इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं इस उम्मीद से कि उनको कुछ वैल्यू मिलेगी, कुछ ऑथेंटिसिटी मिलेगी, ऑनेस्टी से मिलेगी। गलतियां हो सकती हैं, गेस्ट गलत आ सकते हैं, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंटेंट क्रिएशन। बट गलतियां होना और उन गलतियों को करना और उसके पैसे लेना और फिर उस गलती की कॉस्ट को ऑडियंस पे डालना, बहुत अलग अलग चीज़ें। और मैं ये भी कहूँगा कि जब आप ऑनेस्टी से काम करते हो तो ऑडियंस भी वैसी ही अट्रैक्ट करते हो। ऑडियंस पे बहुत ब्लेम लगता है भाई कि क्वालिटी कंटेंट वो प्रेफर नहीं करती है, ब्रेन रॉट, एंटरटेनमेंट के पीछे भागती है, उसी को कंज्यूम करती है। मैं भी यही सोचता था, बट इस चैनल को चलाते हुए मेरा ओपिनियन नुआंस्ड हुआ है। यार एक्चुअली में ना, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है कि आप एक टाइप की जजमेंट पास ही नहीं कर सकते। हर तरीके के कंटेंट की ऑडियंस आप बना सकते हो इंडिया में। 100 करोड़ लोग हैं जो 18+ हैं एडल्ट्स, उसमें से 50 करोड़ लोग मान लेते हैं यूट्यूब पे हैं। इसका 1% भी 50 लाख लोग बनते हैं। अगर उनको ही कैटर कर लें तो बहुत सक्सेसफुल और सेन प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है, और वही मेरी कोशिश रही है। ऐसे लोग वाद से जुड़े हैं दैट आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ देम। उनकी वजह से ही मैं सुखविंदर सिंह जैसे पैट्रियट की मदद कर पाया। लोगों ने जी भर के पैसे भेजे और इतनी मदद की कि कम से कम अब 1 साल के लिए उनको डेली फाइनेंशियल स्ट्रगल और स्ट्रेस से नहीं झेलना पड़ेगा। इस ऑडियंस की वजह से ही मैं कॉलेज में पढ़ने वाले स्कॉलर्स को भी बुला पाता हूँ, जिनको शायद ही कोई दूसरा प्लेटफॉर्म बुलाएगा भाई। ये सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वाद की ऑडियंस पर्सनैलिटी से ज़्यादा कंटेंट पे भी ध्यान देती है। वो हमारे ब्रेव आर्मी पर्सनल की स्टोरी सुनना चाहती है, पर वो वार विडो की भी मदद करती है जो आप लोगों ने की, थैंक्स टू दिस एपिसोड विद विकास मनहास। बट ऐसे लोगों की स्टोरी भी आप लोग सुनना चाहते हो जिनको लगता है कि उनके साथ सिस्टम में गलत हुआ। जब आपकी ऑडियंस ऐसे हो, जब आप सरकार की पॉलिसीज़ को भी क्रिटिसाइज करते हो ना रिस्पेक्टफुली, तो चेंज में भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। प्रोफेसर प्रसन्ना तंत्री और डॉक्टर नितेंद्र सिंह के साथ जो हमारी पॉडकास्ट थी वो इसका सबूत है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यार। ये ऑनेस्ट पॉडकास्टिंग से ही पॉसिबल हो पाएगा। ये हमारा जो स्पेस है ना पॉडकास्ट का, ये तभी सक्सेसफुल, लेस करप्ट और मोर डिग्निफाइड होगा जब ऑनेस्ट पॉडकास्टर्स प्रोस्टिट्यूट्स को रिप्लेस करेंगे। अब ये कैसे होगा? एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द फाइनल पार्ट ऑफ माई मोनोलॉग, द फ्यूचर ऑफ पॉडकास्टिंग। इसमें भाई 2 सेक्शन है। पहला है फ्यूचर ऑफ पॉडकास्टिंग बिजनेस मॉडल और दूसरा है फ्यूचर ऑफ पॉडकास्टिंग इटसेल्फ एज एन इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी। क्योंकि पेड पॉडकास्ट बंद होंगे तो कमाई कैसे होगी? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ भाई जो बोले कि संत बन जाओ और चैरिटी करो। नहीं, पैसा इज़ क्रिटिकल। सब कंटेंट क्रिएटर्स को जम के पैसा बनाना चाहिए, 100% एग्री। आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स एंड बिजनेस मॉडल। टॉप लोगों की बात कर लेते हैं, जिन क्रिएटर्स का 50 करोड़ का रेवेन्यू है साल का, और इतना है, उसमें से 12 से 15 करोड़ पेड पॉडकास्ट से आता है, मतलब 20 से 25% के आसपास लगभग। बहुत सिग्निफिकेंट चंक है। इसका कुछ हिस्सा तो तुम रिटेन कर सकते हो, पर जो भी पैसे दे के पॉडकास्ट करना चाहता है उसको बोलो कि भाई मैं ये डिस्क्लोज करूँगा कि ये ऐड है डिस्क्रिप्शन और या पिंड कमेंट में। हो सकता है आप अच्छा काम करते हो और आपको विजिबिलिटी चाहिए, ठीक है, आओ पैसे दो, पर लेट द ऑडियंस नो, सेट क्लियर बाउंड्रीज। आधे नहीं तो 10% लोग तो आएंगे यार।
एटलीस्ट ऐसे लोग आएंगे जो ऑनेस्टली ऑपरेट करते हैं। भाई कुछ नुकसान तो देखो होगा, ठीक है, फ्रॉड रोकोगे तो बॉटम लाइन कंपनी की हिलेगी। तो थोड़ा जो ये अपने पीआर के ऊपर इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो उसको कम करो। जो ये एक्टर्स क्रिकेटर्स की तरह तुमने 50-100 फैन पेज बना के बैठे हो तुम लोग अपनी इमेज चमकाने के लिए, जो ये इंस्टाग्राम पे 100 अकाउंट्स को ठेका दे रखा है दिन रात तुम्हारे डीप कोट्स को हर जगह फैलाने का, उसको कम करो। काफ़ी खर्चा तो वहीं बच जाएगा। सारा फोकस तो पर्सनल ब्रांडिंग पे ही है। भाई बहुत क्रिंज लगते हो सीरियसली। स्किल इशू है, पर्सनैलिटी इशू है, पीआर से ठीक नहीं होने वाला ये। अक्षय खन्ना और लॉर्ड बॉबी की सक्सेस से ही सीख लो यार कुछ। एनीवे, मतलब नया बिजनेस मॉडल अपनी ऑडियंस और कम्युनिटी के अराउंड भी बना सकते हो। 1-1 करोड़ फॉलोवर्स आप लेके बैठे हो यार, 1 रुपया भी मंथली सब्सक्रिप्शन अगर आप दे दो इन एक्सचेंज फॉर समथिंग मीनिंगफुल, मे बी वहीं से ही सारा रिकवरी हो जाएगा। अगर वो सब्सक्राइबर्स खरीदे हुए नहीं हैं तो, हाँ बहुत लोगों ने खरीदे हैं भाई, ये भी नहीं पता है लोगों को। 30-30, 40-40 लाख सब्सक्राइबर्स तक खरीदे हुए हैं लोगों ने। ऐसे ऐसे महारथी हैं। अगर ऑडियंस असली है तो अपने यूट्यूब कम्युनिटी के अराउंड बनाओ बिजनेस मॉडल। वहाँ इन्फ्लुएंस का पता चलेगा ना यार कि क्या ये लोग 1 रुपये का भी हम पे विश्वास करते हैं या सब विंडो शॉपर्स हैं। क्या किसी को घंटा भी फ़र्क पड़ेगा अगर कल तुम नंबर 1 पॉडकास्टर के बजाय नंबर 2 हो जाओ या नंबर 5 हो जाओ? अपने दिल से पूछो। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। यूट्यूब पे 1 रुपये का तो ऑप्शन नहीं है, बट लोएस्ट ऑप्शन है 29 रुपये का, ठीक है। इसका सब्सक्रिप्शन से मैं शुरू करता हूँ। इसमें से 30% तो खैर यूट्यूब ले लेगा, बट डजेंट मैटर। देखते हैं, जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे उनके कमेंट्स पे प्रायोरिटी से रिप्लाई करेंगे और पीरियोडिकली मतलब AMA सेशंस भी करेंगे ऑनलाइन। लेट्स सी, अपनी भी औकात पता होनी चाहिए, ठीक है। पॉइंट ये है कि ये जो टॉप पॉडकास्टर्स हैं यार, आप मेरे से बहुत स्मार्ट और हार्ड वर्किंग लोग हो। आई जेन्युइनली बिलीव दैट। मैं ये मोनोलॉग कर रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को तुमसे बेटर मानता हूँ, नहीं, मेरे से बहुत ऊपर हो। मजाक नहीं है भाई, महीने में 15 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना और टीम्स को मैनेज करना जो तुम लोग करते हो, तो मुझे विश्वास है कि यू कैन फाइंड एन अल्टरनेट बिजनेस मॉडल। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये था पहला एस्पेक्ट, फ्यूचर ऑफ पॉडकास्टिंग बिजनेस मॉडल। अब दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट, फ्यूचर ऑफ पॉडकास्टिंग एज एन इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी। प्रिंट मीडिया का एग्जाम्पल लेते हैं यार, वो भी एक इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी थी। लोग एक्चुअली में रियलाइज नहीं करते कि उसका कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा है आज के भारत को बनाने में। आप इमेजिन करो 200 साल पहले का भारत, पंजाब में बैठा आदमी मद्रास में बैठे व्यक्ति का सिविलाइजेशनल भाई तो है, पर वो भाईचारे वाली जो फीलिंग है वो नहीं है। बंगाल में बैठे आदमी को पता ही नहीं है कि ब्रिटिश बॉम्बे में क्या कर रहे हैं। सब सब्जेक्ट्स हैं, सिटीजन कोई नहीं है। सिटीजन क्या होता है शायद इसका भी बोध नहीं है। वहाँ से प्रिंट मीडिया 5 चीज़ें अचीव करता है। पहली, हमारी लैंग्वेजेस वायरल हुई। ये जो आज हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, इतने लोकल लैंग्वेजेस पे हम इतना प्राइड करते हैं कि उसको ही हेट का माध्यम बना लिया है। इनकी वोकेबलरी, स्क्रिप्ट, स्टाइल, ये सब स्टैंडर्डाइज कैसे हुआ भाई? प्रिंट मीडिया की वजह से हुआ। हर कोर्स पे जो वाणी बदलती थी, पहले राज्य स्तर पे और फिर हिंदी जैसी भाषाओं का जो राष्ट्रीयकरण भी हुआ, जब एक दूसरे की भाषाओं को एनफ लोग समझने लगे तो दूसरी चीज़ हुई, मुद्दों का भी राष्ट्रीयकरण हुआ। लोग अपने गांव देहात से बाहर के इश्यूज़ को जानने लगे, समझने लगे, उस पर बहस करने लगे, रीज़न करने लगे। जब ये हुआ तो तीसरी चीज़ हुई, लोग अपनी जाति और राज्य से बाहर भी भाईचारा देखने लगते हैं और आइडिया ऑफ इंडिया यहाँ से स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि स्ट्रगल सेम थी सबकी, रिप्रेशन सेम था। जब ये हुआ तो चौथी चीज़ हुई, ब्रिटिश पावर के खिलाफ माहौल बनना शुरू होता है। और पांचवा, इसके पैरेलल में लिटरेसी भी लोगों की बढ़ी और सोशल रिफॉर्मर्स की तो बाड़ी आ गई। इस पे बहुत लंबा थीसिस लिखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें सब्जेक्ट से सिटीजन बनाने में प्रिंट मीडिया का बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है।
उर्दू प्रेस का तो पाकिस्तान बनाने में जो योगदान है वो अलग ही कहानी है भाई, ठीक है, जो हमारे खिलाफ भी गई। बट एनीवेज, ये जो पॉजिटिव जो कंट्रीब्यूशन है प्रिंट मीडिया ने, जो ये अचीव किया, ये भयंकर सेंसरशिप के बावजूद उन्होंने किया भाई। उस समय के लोग ये कर पाए क्योंकि प्रिंट मीडिया के जो ऑनर्स थे ना, उनका एक लार्जर गोल था। उन्हें फाइनेंशियल गेन हुआ, बट उस पर्सनल गेन से ज़्यादा बड़ा उनका एक कॉमन पर्पस था। अनफॉर्चुनेटली इंडिपेंडेंस के बाद ये सब डिग्रेड होता गया क्योंकि वो लार्जर पर्पस चला गया, एंड वी हिट रॉक बॉटम विद 24/7 टीवी न्यूज़। लेकिन अब पॉडकास्टिंग एज एन इंटेलेक्चुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू फिर से हम वो गोल्डन एरा ऑफ प्रिंट मीडिया को ला सकते थे। अब कैसे ला सकते हैं? पॉडकास्टिंग भी एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है भाई। बाहर तो कुछ पॉडकास्ट की वजह से नए लॉज लेजिस्लेशन आ रहे हैं, पुराने लीगल केसेस खुल रहे हैं, रीइन्वेस्टिगेट हो रहे हैं कुछ केसेस, और नई पॉलिसीज भी बन रही हैं। सबको जो रोगन बनना है, लेकिन जब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि जो रोगन बनना है तो उनका आइडिया है कि उसके जैसा ब्रांड वैल्यू उनका होना चाहिए, उसका जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो रोगन कर रहा है वो नहीं करना है उनको, जहाँ से उसका इन्फ्लुएंस आता है वो नहीं करना है। वो बंदा सालों तक गवर्नमेंट ओवररीच और वोक एजेंडा के खिलाफ बोला और सभी गेस्ट के साथ वही टॉपिक्स डिस्कस किए, चाहे वो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, या एंटरप्रेन्योर्स थे, या कॉमेडियंस थे। एंटी वोक मूवमेंट को खड़ा करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। एंटी वोक इंटेलेक्चुअल्स को वो लेके आया, एंटी वोक कॉमेडियंस को लेके आया, एंटी वोक वोकैबुलरी को उसने पॉपुलराइज किया वहाँ पे। एक लेफ्ट लिबरल होते हुए उसने ये किया। इसके लिए गट्स चाहिए भाई, कन्विक्शन चाहिए। 10 सब्सक्राइबर्स अगर यहाँ पे अनसब्सक्राइब करने की धमकी दे दें तो लोगों की कन्विक्शन हिल जाती है। ऐसे आता है इन्फ्लुएंस, डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं आता है। इन्फ्लुएंस से डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, नॉट वाइस वर्सा। इंडिया में भी पॉडकास्टिंग को लार्जर पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई ये होगा। आज के पॉडकास्टर्स नहीं करेंगे तो जो कल आएंगे वो करेंगे। अब आखिरी में मैं मोदी जी के स्टाइल में कुछ रेटोरिकल सवाल पूछ के इसको कंक्लूड करूंगा। जैसे मोदी जी भाषण में बोलते हैं ना कि मित्रों, क्या हमारे देश में मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए अपने इंजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हाँ, मतलब मोदी जी बिल्कुल होना चाहिए, मतलब बट आप प्रधानमंत्री हो 11 साल से, तो कुछ हो जाता तो एनीवे। तो ऐसे ही मतलब मेरे भी 4 सवाल हैं, रेटोरिकल सवाल हैं पॉडकास्ट बिरादरी के मित्रों से। पहला, क्या पॉडकास्ट केवल ट्रैवल, जिम या नींद आने तक की बैकग्राउंड नॉइज हैं, या इससे ज़्यादा भी होना चाहिए? दूसरा, क्या पॉडकास्ट केवल पैसिव एंटरटेनमेंट से ज़्यादा हो सकते हैं क्या ये सोसाइटल या नेशनल इश्यूज पे कॉन्वर्सेशन को लीड कर सकते हैं क्या? तीसरा, क्या पॉडकास्टर्स व्यूज के अलावा कोई लार्जर कॉमन पर्पस पे एकजुट हो सकते हैं? चौथा, क्या पॉडकास्टर्स अपने सब्सक्राइबर बेस को एक्सपेंड करने के लिए, व्यूज के लिए वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज करते जाएंगे और कंटेंट को हल्का बनाते जाएंगे, टीआरपी के चक्कर में ट्रस्ट खोते जाएंगे, या फिर लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के बजाय कोशिश करेंगे, वन पॉडकास्ट एट अ टाइम, कि वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी बनाने में वो कंट्रीब्यूट करें? ये बहुत बड़े सवाल हैं भाई। ऐसा नहीं है कि मैं भी 100% इन सब सवालों पे खरा उतर रहा हूँ, बट मैं एटलीस्ट कोशिश कर रहा हूँ। As much as my reach, my network of guests, my limited resources and even more limited revenue allows. मैं किसी को जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट बनने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, पहली बात तो। बट क्या 10-20% कंटेंट इस डायरेक्शन में हो सकता है? सब में यार एक एलिमेंट तो होता ही है एक्टिविज्म का। हर कोई पैशनेट तो है ही ना किसी वैल्यू के लिए, कंसर्न के लिए, किसी कोज के लिए। उसी को अपना यूएसपी बना सकते हैं क्या? फंडामेंटली मेरे कहने का मतलब है कि अपने प्लेटफॉर्म के पर्पस को क्या हम अपने पर्सनल गेन से थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं क्या? अपनी नाक से आगे देखने की कोशिश कर सकते हैं क्या? मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, और आगे और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। अब केवल वाद संवाद नहीं, मोनोलॉग भी शुरू कर दिए हैं आज से इस नए चैनल से। ये पहला मोनोलॉग था,
मोनोलॉग्स के थ्रू 100% कंटेंट एक्सट्रीमली वेल रिसर्च और यूनिक पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करने की मैं कोशिश करूँगा। पॉडकास्ट के फॉर्मेट की कुछ लिमिटेशंस हैं, बट मोनोलॉग्स में फ्रीडम है थोड़ा प्रेजेंटेशन का, रिसर्च का, फैक्ट चेकिंग का। तो इस चैनल वाद ओपी को आप लोग फॉलो कर लो। यहाँ मैं अपने निजी विचार बिना झिझक के बेबाकी से रखूँगा, और जो मेन चैनल है वाद संवाद का, उसके माध्यम से ये कोशिश भी करूँगा कि आप लोगों को ऐसे विचारों से भी एक्सपोज करता रहूँ जो मेरे से अलग हैं। और भी कई चैनल खोलने वाले हैं आगे बहुत जल्दी, सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच। धन्यवाद।